आज हिंदी के सिलेबस में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है समास। आज हम लोग समास का चैप्टर प्रारंभ करने चल रहे हैं बच्चों। समास का पहले हम अर्थ समझें कि समास क्या है, राइट। तो देखिए, अगर समास के बारे में देखा जाए तो समास कह रहा है कि स प्लस मास, ये भी अर्थ निकल सकता है। दूसरा अर्थ निकल सकता है सम प्लस आस, है ना। स प्लस मास और सम प्लस आस। स अगर इसके देखा जाए तो स माने सहित और मास माने योग, है ना। स माने सहित और मास माने योग। अगर इनसे अर्थ निकले तो साफ साफ हो गया कि योग सहित पद समास होते हैं। ठीक है ना। योग सहित पद समास होते हैं। एक मीनिंग इसका ये निकलेगा और दूसरा मीनिंग निकलेगा इसका सम। इसका मतलब हुआ बराबर या समान। आस मतलब अर्थ, समान अर्थ। तो समान अर्थ का तात्पर्य क्या हुआ भाई? शब्द है तो उसका अर्थ होगा। यहां समान अर्थ का क्या तात्पर्य हुआ? यहां समान अर्थ का तात्पर्य हुआ कि जस्ट लाइक है संज्ञा। संज्ञा के समान अर्थ देते हैं। अभी संज्ञा के समान अर्थ कौन देता है? संज्ञा के समान अर्थ कौन देता है? तो संज्ञा के समान अर्थ देने वाला संज्ञा का विशेषण होता है। ठीक है ना। यानी समान अर्थ रख करके जो शब्द संज्ञा का विशेषण बन करके संज्ञा के समान अर्थ प्रस्तुत करे, हम उसे समास कह सकते हैं। तीन अर्थ हुआ, अरे दो अर्थ। तीसरा अर्थ होता है समास का संकुचन। सिकुड़ना, संक्षिप्त होना, छोटा होना, आदि। ये सिस्टम कब आता है मेरे दोस्तों? किसी भी सक्षम, प्रांजल और परिमार्जित भाषा का ये सबसे बड़ी
विशेषता होती है कि वह अपने शब्द के कलेवर का संकुचन अर्थ को ज्यों का त्यों रखते हुए कर लेती है। ये परमार्जित भाषा ही इस विशेषता को अपने में समाहित कर सकती है। एक दक्ष भाषा के अंदर ये लक्षण आते हैं कि अर्थ से बने शब्द का कलेवर चाहे कितना हो बड़ा हो, अर्थ को सुरक्षित रखते हुए शब्द के कलेवर का संकुचन कर देना समास कहलाता है। तो अब यहां समास का सीधा सा मतलब हुआ संकुचन, जिसको हम सिकुड़ना कहते हैं। सिकुड़ने का मतलब जो फैला हुआ हो उसको हम सिकोड़ दें, पर रहेगा वही। इसी को हम संक्षिप्त कहते हैं, या संक्षेपण भी हम एक तरह से इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। अब कैसे, इसका भी एक बार हम लोग चर्चा कर लें। जैसे हमने यहां पर लिखा बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। अब ध्यान से देखना मित्र, इसमें कितने आ रहे हैं बिंदु? तो 1 2 3 4 5 है ना। इसका कलेवर देखिए कितना बड़ा है। इसके अर्थ को ज्यों का त्यों रखते हुए इसके कलेवर को हम सिकोड़ देंगे, संक्षिप्त कर देंगे, संश्लिष्ट कर देंगे, संक्षेपण कर देंगे, संकुचन कर देंगे। कैसे? बैल गाड़ी, लो यहां देखिए एक ही शब्द आया। तो एक तो पता है कि समास क्या करता है? संकुचन करता है, संश्लिष्ट करता है, सिकुड़ता है, संक्षेपण करता है, छोटा कर देता है। किसको? शब्द के कलेवर को। ठीक है ना। अब इसका एक अर्थ और आता है मेरे दोस्तों, उसको हम कहते हैं लय। लय का अर्थ आप समझ रहे होंगे। लय मतलब समाप्त हो जाना। कौन समाप्त होता है? एक पद का समाप्त होना। या हम इसी को एक और शब्द दे सकते हैं, समासना, जिसका अर्थ आएगा समाहित होना। जिसका अर्थ आएगा समाहित होना। अब इसको भी ठीक, लय। लय का मतलब क्या हुआ? समाप्त होना। अब मेरे दोस्तों, यदि आपके सामने एक चीज रखें, सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ एक गिलास बना दिया। हालांकि हमारी डिजाइन कभी बेहतर नहीं थी, ड्राइंग टीचर हमेशा हमको पीटते ही थे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हम बना लें और थोड़ा आपको अनुभव करा सकें। एक एक गिलास है मेरे दोस्त, और हम यहाँ एक ठो कटोरा बना दिए। लो, एक कटोरा भी हो गया। शायद अंदाजा लगा लेंगे आप। आपके सामने दो विग्रह दिख रहे हैं। एक गिलास जिसमें दूध भरा है। क्या भरा हुआ है? दूध। और एक विग्रह है आपके पास कटोरा, जिसमें कि चीनी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? चीनी।
ठीक है ना। अभी आपके सामने दृष्टिगत दो इकाई है। मैं लय का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समास में लय क्या होता है इसे आप जाने। अब ये दो विग्रह है, एक दूध है, एक चीनी। हमने चीनी को उठा करके दूध में डाल दिया। अब बताइए कितने विग्रह रह गए? ये तो समाप्त हो गया ना। अब हमारे पास एक विग्रह बचा। पर ये चीनी गई कहां? दूध में समाहित हो गई। क्या हो गई? समाहित हो गई, समस गई। ऐसे समसी कि अब आपको अगर मैं छननी दूं और बोलूं कि मेरे बच्चे इस छननी से इस दूध में से छान के सारी चीनी बाहर कर देना, निकल पाएगा? छान पाओगे? विग्रह कर सकते हो? पुनः चीनी को यथास्थान और दूध को यथास्थान कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक ने दूसरे में समाहित हो लिया। एक विग्रह का लय हो गया। लय होकर के कहां गई वो? दूसरे विग्रह में समाहित हो गया। अब हमारे पास केवल एक विग्रह शेष बचा। लेकिन मेरे मित्र, जब इस दूध को पियोगे तो क्या होगा? तो दोनों का ही स्वाद आपको प्राप्त होगा। केवल दूध का स्वाद नहीं, चीनी का भी स्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से समास एक पद का लय करके उसको दूसरे पद में समाहित कर देता है। समस जाना, जिसको कहते हैं ना, यार देखो दीवार में नमी समस रही है। दो विग्रह नहीं होता, विग्रह एक ही होता, लेकिन उसमें एक दूसरा विग्रह इस तरह से समाहित हो जाता है, इस तरह से उसमें घुस जाता है कि उनको भिन्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दोस्त, समास का जो स्थिति बन रही है, वो समास की स्थिति बन रही है एक समाहित योग, यानी योग सहित पद को समास कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के समान अर्थ देने का सामर्थ्य समास रखता है, समास। तीसरा, संकुचन, सिकुड़ना या संक्षिप्त होना, ये आपके सामने है। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि बैल से चलने वाली गाड़ी 5 विग्रह में काम कर रहा है। ये सब मिला के 5 विग्रह में काम कर रहा है और ये 1 विग्रह में काम कर रहे हैं। तो बताइए, इतने बड़े पद को हमने क्या किया? प्रेस कर दिया, संकुचित कर दिया, प्रेसी बना दिया, और आपको अर्थ ज्यों का त्यों रखते हुए कलेवर को हमने छोटा कर दिया, जिसका कि ये आपका तीसरा लक्षण है। चौथे लक्षण की स्थिति में हमने यहाँ पर देखा कि जब एक पद दूसरे पद में ऐसे समाहित हो जाता है कि अपने पद का लोप करके एकात्म हो जाता है, लेकिन अपने अर्थ में भिन्नता रखते हुए अर्थ को ज्यों का त्यों विद्यमान रखता है। ठीक वैसे ही जैसे चीनी दूध में समाहित हो गई और एक ही विग्रह हुआ, पर उसका स्वाद दोनों के ही प्राप्त होते हैं। उसी तरह से जब एक शब्द एक पद दूसरे पद में समाहित होकर के अपने स्वरूप को, अपने पद का लय कर देता है, किंतु अर्थ की व्यवस्था में दोनों ही पदों के अर्थ जीवित होते हैं, तो हम उनको लय व्यवस्था या समासना भी कहते हैं। तो ये तो हो गया बाबू हमारे समास का स्वरूप, समास के लक्षण, समास को जानने का तरीका। ठीक दोस्तों, अब आइए हम लोग समास का भेद देखें कि समास कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब हम समास का भेद पर विचार करते हैं तो समास का भेद 2 आधारों पर विभक्त होता है। पहला आधार
हमारा होता है पद प्रधानता के आधार पर समास का भेद। पद प्रधानता के आधार पर दूसरा होता है अर्थ भिन्नता के आधार पर। ठीक दोस्तों, तो पद प्रधानता के आधार पर हमारे समास 4 होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद प्रधान समास। नंबर 2 उत्तर पद प्रधान समास। नंबर 3 उभय पद प्रधान समास। नंबर 4 उभय पद अप्रधान समास। ठीक बच्चों, तो एक पद प्रधानता के आधार पर 4 भेद हुए। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग अर्थ प्रधानता के आधार पर। अर्थ प्रधानता के आधार पर, तो अर्थ प्रधानता के आधार पर हमारे समास के भेद होंगे 6, जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। ओके बच्चों, तो पद प्रधानता के आधार पर 4 भेद के उपरांत अब हम लोग चलते हैं अर्थ भिन्नता के आधार पर समास के भेद। तो अर्थ भिन्नता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अर्थ भिन्नता के आधार पर समास 6 होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर यहाँ पर ही 4 होते हैं और 6 होते हैं। तो अर्थ भिन्नता के आधार पर पहला आपका समास है जिसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है अर्थ भिन्नता के आधार पर कर्मधारय। तीसरा होता है द्विगु। और चौथा होता है तत्पुरुष समास। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जो कभी कभी आप लोगों से पूछा भी जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है,
कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का उभय पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास का उभय पद अप्रधान होता है। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पर एक सवाल बनता है, आप लोगों से पूछा जाता है। अतः आप किस समास का कौन सा पद प्रधान है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी समास के रूप में ये पूछ देता है कि उभय पद अप्रधान समास बताइए। दोनों स्थिति है, पद प्रधानता के आधार पर समास भी पूछ सकता है और समास के पद प्रधानता भी पूछ सकता है। अतः दोनों स्थितियों से आप अपने अध्ययन को मजबूत कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पूछ सकता है समास का आधार। समास का आधार बताइए। तो समास का आधार मेरे बच्चों पद होता है। पिछली कक्षाओं में हम आपको समझा चुके हैं, जिस दिन संधि पढ़ाए थे उसी दिन, कि शब्द निर्माण की 5 विधा हैं। वो 5 विधा में पहली विधा आपकी संधि थी, याद होगा। दूसरा समास, तीसरा और चौथा उपसर्ग प्रत्यय और 5वां आपका अव्यय। ये 5 विधाएं हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि संधि का आधार वर्ण होता है, समास का आधार पद होता है, प्रत्यय और उपसर्ग का आधार शब्दांश होता है, अव्यय का आधार शब्द होता है। तो सबके अपने अपने आधार होते हैं दोस्तों। तो समास का आधार अगर कभी पूछे तो उसको आप पद बताइएगा। ठीक मित्रों, अब आगे चलते हैं। समास के लक्षण और समास के भेद हम लोगों ने देखा। अब एक एक समास की व्याख्या, उनके लक्षण, उनके उदाहरण हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक दोस्तों, अव्ययी भाव समास। पहला समास का जिक्र कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास। मेरे बच्चों याद रखिएगा कि यह पूर्व पद प्रधान समास है। यह पूर्व पद प्रधान समास है जिसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिसका सूत्र है
पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास का पहला पद अर्थ की प्रधानता रखता हो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा, जिस समास के पूर्व पद में अव्यय का शब्द हो और वह अव्यय का शब्द उत्तर पद में आए शब्द के अर्थ को या तो नष्ट कर दे या अपने अनुसार बना ले। तो ये दोनों लक्षण है मेरे मित्रों। अधिकतर आप देखते हैं कि गाइड में इसका आधा लक्षण ही दिया होता है। जो गाइड में आप लोग पढ़ते हैं वो गाइड में क्या कहता है, गाइड वाला ये कहता है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय का होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त, पूर्व पद में अव्यय हो मात्र इसी एक लक्षण से अव्ययी भाव समास का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। उसका दूसरा लक्षण भी आप रखें कि पूर्व पद में अव्यय हो, हम इसको नंबर 1 दे दिए, पूर्व पद में अव्यय हो। दूसरा, वह अव्यय का शब्द उत्तर पद में आए शब्द के अर्थ को या तो नष्ट कर रहा हो या अपने अनुकूल बना रहा हो। ये कंडीशन, दो कंडीशन अव्ययी भाव समास में अनिवार्य है बच्चों, जिसमें एक ही कंडीशन किताबों में लिखा हुआ या अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है। वो क्या कि जिस समास के पूर्व पद में अव्यय का शब्द होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। नहीं मित्र, पूर्व पद में अव्यय का शब्द हो और वह पूर्व पद का अव्यय उत्तर पद के अर्थ को नष्ट करे। यदि नष्ट नहीं कर रहा है तो पूर्व पद में अव्यय का शब्द आते हुए भी वो कभी अव्ययी भाव समास का शब्द नहीं हो सकता। कर्मधारय हो सकता है, द्विगु हो सकता है, अन्य कोई समास बन सकता है, बहुव्रीहि अरे अव्ययी भाव नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां पर दे रहे हैं आपको। हमने उत्तर पद में लिखा धन। अब देखो मेरे दोस्त, उत्तर पद में धन आया, पूर्व पद में हमने अति लिख दिया, बहु लिख दिया, ये सब अव्यय के शब्द हैं। सु लिख दिया, कु लिख दिया, निर लिख दिया, हे लिख दिया। इस सारे के सारे शब्द मेरे मित्रों अव्यय के हैं। और अगर हम इस श्रीमान जी के अनुसार डिसाइड करेंगे तो अति धन, बहुधन, सुधन, कुधन, निर्धन,
हे अधन, हे माने गिरा हुआ, नीच, भ्रष्ट। ये सारे के सारे जो शब्द बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अगर सिर्फ हम इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो, और ये अव्ययी भाव समास जबकि है नहीं, तो निश्चित रूप से जो हमारा आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास का वास्तविक कंसेप्ट क्या है, इसे जाने। तो वास्तविक कंसेप्ट यही है मेरे बच्चों कि इसमें 2 कंडीशन है। पूर्व पद में अव्यय हो, किंतु वह अव्यय उत्तर पद के अर्थ को नष्ट करे, तब तो अव्ययी है, वरना कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय का मतलब जो विशेषण विशेष से बने। अब देखो यहां पर हमने अति लिख दिया, तो अति धन, इसका अर्थ जीवित है या नहीं, और इसकी ये विशेषता बता दिया। अति माने बहुत ज्यादा धन, विशेषण बना। बहुधन, अभी भी ये जीवित है, अति धन कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ जीवित है। बहुधन कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ जीवित है, इसकी विशेषता है कि वो बहुत है। सुधन कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ जीवित है, और इसकी विशेषता बन गया सुंदर धन। कुधन ये कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ जीवित है, और ये बन गया बुरा धन, धन की विशेषता बन गया। हे धन अगर कह रहे हैं तो हे धन भी, हे माने गिरा हुआ, पद्दलित, दृश्य, तो यानी एक बहुत ही नीच स्तर का धन। हे धन नीच स्तर का धन, तब भी धन का अर्थ जीवित है, और हे जो है धन की विशेषता बता दी। लेकिन अगर हम बाई द वे निर्धन कर दें तो निर्धन का मतलब हो गया बिना धन का। अब यहां पर धन का अर्थ नष्ट हो गया, तो धन का अर्थ किसने नष्ट किया? निर ने। अब ये सारे के सारे अव्यय के शब्द हैं दोस्तों, लेकिन सारे के सारे अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास केवल निर्धन बना, अति धन, बहुधन, सुधन, कुधन, हे धन, ये कर्मधारय समास के शब्द बनेंगे, अव्ययी के शब्द नहीं बन पाएंगे। एक और उदाहरण हम आपको दे देते हैं, जरा सा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहां पर लिख दिया प्रधान मंत्री, ये उत्तर पद में आया हुआ शब्द है। ईमानदारी से बोलिएगा कि यदि मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री बोलूं कि प्रधानमंत्री कल बनारस आ रहे हैं, तो बताइए आपके मस्तिष्क में किसकी छवि उभरेगी? मानस पटल पर किसका चित्र प्रकट होगा? नरेंद्र मोदी का, है ना? ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो कौन हो गया? नरेंद्र मोदी, राइट। अब अगर हम इसके आगे अव्यय लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास कैसे बना। हमने इसके आगे लगाया सुप्रधानमंत्री, तो बताइए जब सुप्रधानमंत्री बोला तो भी आपके मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी ही हैं। कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी बहुत बुरे लगते होंगे, कुछ लोगों को अच्छे लगते होंगे। तो अगर अच्छे लगने वालों को मैं बोलूं सुप्रधानमंत्री, तो भी उनके मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी होंगे। अगर हमने कुप्रधानमंत्री लिख दिया तो बुरे प्रधानमंत्री, तो भी तो आपके नरेंद्र मोदी ही हैं। और यदि हमने यहां पर उप लिख दिया, तो अब बताइए उप प्रधानमंत्री ये होते ही ये नरेंद्र मोदी आपके मस्तिष्क में रहेंगे या हट जाएंगे? हट जाएंगे। अन्य कोई भी आएगा
पर नरेंद्र मोदी वहां नहीं रहेंगे। तो सुप्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो भी नरेंद्र मोदी को जा रहा है, कुप्रधानमंत्री कर रहे हैं तो भी नरेंद्र मोदी को जा रहा है, अगर उप प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो किसी और को जा रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं जा रहा है। तो अब बताइए, ये उत्तर पद के अर्थ को सु ने नष्ट किया? नहीं, सु ने उत्तर पद के अर्थ को और विशेषता दे दिया, अर्थात ये कर्मधारय हो गया। कु ये भी उत्तर पद के अर्थ को नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसका निगेटिव पक्षकार बन जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सु भी पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है, कु निगेटिव सपोर्ट कर रहा है, पर इस शब्द के अर्थ का सपोर्टिंग है, अतः ये दोनों ही मिलकर के क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। लेकिन उप प्रधानमंत्री करेंगे तो जो आपके मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री के स्थान पर, वो हट करके कोई और आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि उप यही एक है जो अव्ययी भाव समास का शब्द बनाया, बाकी ये दोनों ही ठीक इनकी तरह, जैसे हे है, कु है, सु है, बहु है, अति है, एक कर्मधारय बनाया। ये बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास नहीं बनाया, एक कर्मधारय बनाया। लेकिन निर अगर देखें तो ये अव्ययी भाव समास बनाया, यही अव्ययी बनाया। तो मेरे दोस्तों, अव्ययी भाव समास का कंसेप्ट आप अच्छे से जान लीजिएगा कि इसमें दो कंडीशन हैं। पहला कि पूर्व पद में अव्यय हो, दूसरा कि वह अव्यय उत्तर पद में आए शब्द के अर्थ को या तो नष्ट कर रहा हो या अपने अनुकूल बना रहा हो। ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन, अव्यय हो और उत्तर पद का अर्थ नष्ट हो रहा हो, चाहे वह अपने अनुकूल बना रहा हो, तभी अव्ययी भाव समास होगा, अन्यथा वो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं कि अव्ययी भाव समास किन किन तत्वों से हम निर्मित करते हैं। तो मेरे दोस्त, अव्ययी भाव समास को हम मूलतः तीन चीजों से निर्मित करते हैं। सबसे पहला अव्यय से, दूसरा उपसर्ग से, तीसरा द्वित्व योग से। ठीक दोस्तों, द्वित्व योग से तीन तरह से हम अव्यय का समास निर्मित करते हैं। अव्यय में जैसे यथा, प्रति, नित्य, ठीक है ना, उप, और, अधि, आदि आदि ऐसे उपसर्ग होते हैं, अरे अव्यय होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? अव्ययी भाव समास बनाते हैं। जैसे यथा समय, यथा स्थान, यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा गुण, यथा रूप, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिकार, प्रत्येक आदि। नित, नित, नित कर देंगे तो द्वितीय योग में आ जाएगा। उप प्रधानमंत्री, उपाचार्य, उपासना, उपयोग, उपनगर, उपाधि आदि। और
अमल, अमोल, अमूल्य, अधि, अधिकार, अधियोग आदि। तो इस तरह से हम इनका निर्माण करते हैं। उपसर्ग में आते हैं तो जैसे निर, दुर, वी आदि उपसर्गों के माध्यम से भी हम अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। जैसे निर्योग, निराकार, निरालंब, निराशा, निराहार, दुर्दशा, दुर्योग, दुर्गमन, दुर्गमित। अ का उदाहरण आपने देख लिया, वियोग, विकार, विमल। तो इस तरह से सारे के सारे हम उपसर्गों को भी लगा करके अव्यय का शब्द बनाते हैं। तित्वयोग, इसके माध्यम से भी हम अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग में आ जाए तो वह प्रयोग अव्यय कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिखे रोज रोज, रोज रोज, हाथों हाथ, कानों कान, हाथों हाथ, कानों कान, कदम कदम, ठीक है ना। कदम कदम आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दो बार हम प्रयोग करते हैं और दोनों बार के प्रयोग में ये अव्यय का रूप बन जाता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास के लगभग सभी अवयवों को देखा। अब इनमें जो सावधानियां हैं वो भी आपको अवगत कराया हूं। शब्द का निर्माण करना ये भी आपको बता दिया। अव्ययी भाव समास को पहचानना ये भी आपने देख लिया। अब एक चीज और आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और वह चीज आप हर हाल में नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। और यह बात हर समास पर लागू होगा, इवन अव्ययी भाव समास पर भी। वो क्या है उसको आप लिख दीजिए कि किसी भी समास का पद समास की दशा में यदि किसी संज्ञा का पर्यायवाची या विशेषण बनता है तो अपने समास से निकलकर बहुव्रीहि समास में चला जाता है।
इसको आप हर हाल में अपने मस्तिष्क में बैठा लेना मेरे दोस्तों। ये हर समास में प्रवेश कर जाएगा कि किसी भी समास का पद समास की दशा में यदि किसी संज्ञा का पर्यायवाची या विशेषण बनता है तो वह अपने समास से निकलकर बहुव्रीहि समास में चला जाता है। इस समास के भी कुछ शब्द हैं जो अव्ययी से निकल करके बहुव्रीहि में चले जाएंगे। जैसे हमने यहां लिखा अजात शत्रु, ये देखिए अ प्लस जात प्लस शत्रु, ठीक है ना। अव्यय का शब्द है, अतः अव्ययी भाव समास दिख रहा है, पर यह अव्ययी भाव समास नहीं है दोस्तों। ये चला जाएगा कहां? बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि एक राजा के लिए ये पेटेंट हो गया है। ठीक मेरे बच्चों, इसी तरह से यहां पर दूसरा शब्द आप यहां पर देखेंगे तो हो जाएगा अजन्मा। अजन्मा को भी देखेंगे तो अव्यय का शब्द बना रहा है। जन्मा मतलब जन्म लेना, अजन्मा यानी जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो ये एक ब्रह्म या ईश्वर की विशेषता है। अतः अव्ययी भाव समास होते हुए भी बहुव्रीहि में चला जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास का यथाशक्ति पूरा प्रकरण आपके परीक्षा उपयोगी जितना सरसता से हो सका आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। आशा करता हूं कि इन चीजों को गौर करके अव्ययी भाव समास से संबंधित हर प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। यदि किसी तरह से कोई दिक्कत आती है तो ये संस्था और ये शिक्षक दोनों आपके लिए हैं। आप जब चाहें संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास के उपरांत अब दूसरा समास हम लोग देखेंगे। वो समास है कर्मधारय। ठीक मेरे बच्चों, तो आइए कर्मधारय समास पर हम लोग चर्चा करते हैं। कर्मधारय क्या है? देखना मेरे मित्रों, कर्मधारय अधिकतर विशेषण बना देता है। इसका लक्षण आपके सामने प्रस्तुत है, गौर कीजिएगा। समास का नाम है, दूसरा समास है अपना ये कर्म धारय। ठीक दोस्तों, अब एक कर्मधारय का क्या है? तो पहला लक्षण ये है कि कर्मधारय उत्तर पद प्रधान समास है। इसका सूत्र है मित्रों विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य कर्मधारयः। विशेषण विशेष्य कर्मधारयः। ठीक है, अर्थात जिस समास का एक पद
दूसरे पद की विशेषता बताए। अर्थात जिस समास का एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, यानी जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, ठीक है, वहां कर्मधारय हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस समास के दोनों पदों के मध्य विशेषण व विशेष्य का संबंध हो, संबंध बनता हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक दोस्तों, तो आप ये दोनों चीजों को गौर कर सकते हैं कि कर्मधारय उत्तर पद प्रधान समास है। इसका सूत्र है विशेषण विशेष कर्मधारयः, अर्थात जिस समास का एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए वो कर्मधारय समास होगा। आप दूसरे ढंग से अगर कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध बनता हो वहां कर्मधारय समास का विधान होता है। जैसे हमने यहां लिखा कमल। देखो दोस्त, एक कमल है, अगर हमने यहां लिख दिया नील, अब क्या हो जाएगा? ये नील कमल। कमल की विशेषता क्या हो गई कि वह नीला है, तो विशेषण और ये विशेष्य बन गया, तो यहां विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा। ये हो गया नील कमल। तो नील कमल होते ही एक पद विशेषण बन गया, दूसरा पद विशेष्य हो गया। ठीक दोस्तों, इसी तरह से एक कमल है, हमने इसके आगे लिख दिया श्वेत, तो श्वेत कमल हो गया, यानी कमल की विशेषता हो गई कि वो श्वेत हो गया। अगर हम इसी के आगे रक्त लिख दें तो लाल कमल हो गया, अरुण लिख दें तो भी लाल कमल हो गया, अरुण कमल। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये सारे के सारे विशेषण बन जा रहे हैं, किसका? कमल का। तो अब इस उदाहरण में आपको ये जो परिभाषा दी गई है कि विशेषण विशेष्य कर्मधारयः, एक पद जहां दूसरे पद की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय का विधान होता है। अब एक कर्मधारय कई तरह से बनते हैं। उपमावाचक कर्मधारय भी हो सकता है, रूपक कर्मधारय भी हो सकता है। जैसे हमने कहा मुख चंद्र, तो रूपक हो गया। और अगर हमने बोला चंद्रमुखी तो उपमावाचक हो गया। दोनों ही स्थिति में मुख की ही विशेषता है। यहां मुख क्या है? विशेष, और चंद्रमा क्या है? विशेषण। अब अगर हम विशेष्य को पहले विशेषण को बात कर रहे हैं तो कर्मधारय का नाम बदल जाएगा, और यदि हम विशेषण को पहले विशेष्य को बात कर रहे हैं
तो कर्मधारय का नाम बदल जाएगा, एक उपमा हो जाएगा, एक रूपक हो जाएगा। हालांकि इतने डीप में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछा जाएगा। नंबर 1 कि जो आपके सामने मैं विशेषण दे रहा हूं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और दूसरा जो पूछा जाएगा वो जो अव्ययी भाव समास में हमने आपको समझाया है कि कर्मधारय होते हुए भी कौन सा समास है जो अव्यय बहुव्रीहि में चला जाएगा। जैसे हमने यहां पर नील कमल लिखा, तो नील कमल लिखते ही ये क्या हो जाएगा, नील कमल क्या है, कर्मधारय है। लेकिन अगर हम नील कंठ कर दें तो नीलकंठ एक कर्मधारय नहीं होगा, ये नीलकंठ बहुव्रीहि हो जाएगा। जबकि विशेषण और विशेष्य का संबंध यहां पर भी है और विशेषण और विशेष्य का संबंध यहां पर भी है, पर दोनों में अंतर आ जाएगा बच्चों। अब आपको पहली वाली बात याद करनी पड़ेगी कि यदि किसी समास का पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बन रहा है तो अपने समास से निकलकर बहुव्रीहि बन जाएगा। अब इस नीलकंठ की संज्ञा कौन है, तो इस नीलकंठ की संज्ञा है शिव, जिनको आप शंकर जी कहते हैं, क्योंकि शंकर जी की विशेषता क्या है कि उनका कंठ नीला है। अब यहां ये जो शब्द है, ये शब्द कर्मधारय का होते हुए भी कर्मधारय का नहीं है, बल्कि कहां चला गया, बहुव्रीहि में। मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम कर्मधारय और बहुव्रीहि इन दोनों के कुछ उदाहरण दे करके इसको हम आपको स्पष्ट करेंगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग तैयार हों। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।